बेरूत में नॉन स्टॉप आक्रमण का दौर जारी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इन हमलों से बचने के लिए लेबनान से पलायन कर रहा है। ईरान की नई रणनीति के तहत अब हिजबुल्लाह के तमाम बड़े नेताओं को एक सेफ जोन में शिफ्ट किया गया है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी नए मोर्चे पर पहुंचा दिए गए हैं। ताबड़तोड़ हमलों के बीच लेबनान के सभी हेडक्वार्टर खाली करा लिए गए हैं और दावा है कि हिजब लीडरशिप सीरिया शिफ्ट हो चुकी है। सीरिया अब हिजबुल्लाह के लिए एक ऐसा बंकर साबित होने जा रहा है जहां से इजराइल पर हमला करना आसान है, लेकिन इजराइल के लिए हवाई हमले बेहद मुश्किल है। अब ना तो कोई चेतावनी, ना इलाके को खाली कराने वाले फरमान, बस अचानक आसमान से गरजे हैं विमान। अब लेबनान में जबरदस्त बमबारी का दौर तेज हो चुका है। शनिवार को लेबनान के बेरूत और दाहिया को निशाना बनाया गया। इजरायली फाइटर जेट्स के टारगेट पर रिहायशी इलाकों की कई इमारतें, बमबारी से जबरदस्त तबाही मची। हमले के वक्त लोग इन इमारतों में मौजूद थे, सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन इजरायली सेना की तरफ से किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर हो रहा है कि ऊंची ऊंची इमारतों को गिराने के लिए इजराइल ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत हुई है। 68 से अधिक लोगों के जख्मी होने की खबर है। 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी तरह से खंडर बन गई। इजरायली सेना का दावा है कि ये सभी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लेकिन हैरानी की बात है लगातार 2 दिन के हमले के बाद भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह को लेकर किसी बड़ी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। ऐसे में सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह के नए नेता किस जगह पर छिपे हैं? हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तक बम क्यों नहीं पहुंच रहे? हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके और कमांडर किसी सेफ जोन में हैं। यकीनन तबाही की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि इजराइल के हमले सटीक निशाने के साथ किए गए और पूरी इमारत को नष्ट कर दिया गया। एक रिपोर्ट में दावा है कि इजरायली सेना अब टारगेटेड हमले की जगह लेबनान में गाजा जैसे हमले कर रहा है। इजराइल का मकसद अब बेरूत को पूरी तरह खंडर बनाना है। दाहिया को भी मलबे का ढेर बनाने का ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ईरान ने नई रणनीति बनाई और हिजबुल्लाह की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। दावा है कि लेबनान को हिजबुल्लाह के लड़ाके खाली कर रहे हैं। अब हिजबुल्लाह का ठिकाना ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां इजराइल के लिए बेहिसाब बम बरसाना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया प्लान तैयार किया है। इजराइल के खिलाफ अब सीरिया का इस्तेमाल होगा। सीरिया में रूस की सेना का बेस इसी मकसद से बनाया गया है।
ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए ऐसी जगह चुनी है जहां आसमान से हमला करना आसान नहीं होगा, ग्राउंड ऑपरेशन करना तो नामुमकिन है। क्या है ईरान का सीरिया प्लान, आपको दिखाते हैं। और ईरान ने ऐसा प्लान तैयार किया जिससे इजरायल के हिजबुल्लाह संपूर्ण खात्मे का मिशन पूरा ना हो पाए, इसलिए हिजबुल्लाह का नया ठिकाना अब सीरिया होगा। लेबनान एक पुराने ठिकाने के तौर पर रह जाएगा। इस प्लान के तहत हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया शिफ्ट होंगे। हिजबुल्लाह के नेता भी सीरिया में रहेंगे और सीरिया से ही इजरायल पर हमला जारी रखा जाएगा। सीरिया में ताबड़तोड़ हमला इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ ईरान के कई सैन्य बेस हैं। रूस ने भी अब इजरायली सीमा के करीब गोलन हाइट्स के पास सैन्य बेस बना लिया है। सीरिया में रूस ईरान की सेना मौजूद है। सैन्य बेस हिजबुल्लाह के लिए सेफ जोन साबित होगा और इजरायल हमले नहीं कर सकेगा। सीरिया में हथियारों की सप्लाई भी बेहद आसान है। हथियार की सप्लाई रोकने के लिए ही इजरायल ने बेक्का में जेसिया बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला किया है। यहां से सीरिया से हथियार सप्लाई हो रही थी। इजरायल ने यहां हवाई हमला किया। हमले में हथियार से लदे कई ट्रक नष्ट कर दिए गए। अब आपको ईरान का पूरा प्लान समझ आ गया होगा, लेकिन लेबनान इजराइल के लिए एक बेहद आसान टारगेट है, जहां इजराइल जब चाहे हवाई हमले कर सकता है। लेबनान में पैदल सेना ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है, लेकिन सीरिया में नए सिरे से खुफिया नेटवर्क बनाना, हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहचान करना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। ईरान और रूस के सैन्य बेस से दूर रहने की मजबूरी भी होगी। रूस और ईरान के सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह के नेता छिप सकते हैं। सैन्य बेस से हथियारों की सप्लाई भी बेहद आसान है। ईरान के इस प्लान के बाद यह तय हो गया है कि अब इजराइल पर सीरिया से भी लेबनान की तरह ही हमले होंगे। इजराइल को लेबनान के साथ ही सीरिया की सीमा पर भी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। सीरिया इस्लामिक रेजिस्टेंस का गढ़ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह को मजबूती देंगे। दोनों प्रॉक्सी के एक होने से ताकत बढ़ जाएगी। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने के बाद इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों को लेबनान भेजा गया था, लेकिन अब ईरान के इशारे पर प्लान को उल्टा कर दिया गया है। अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। सीरिया में ईरान समर्थित कई हथियार फैक्ट्री भी हैं। सीरिया में लगातार हथियारों का प्रोडक्शन चल रहा है। सीरिया से ही लेबनान में हथियार भेजे जा रहे थे। इजराइल ने सीरिया और लेबनान के कई बॉर्डर क्रॉसिंग को निशाना बनाया है, जिसके बाद सीरिया से हथियार भेजना बेहद मुश्किल हो गया था। इजराइल के हमले के बाद लेबनान के लोग सीरिया में शरण ले रहे थे। भीड़ के बीच ही सीरिया में लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके और नेताओं को शिफ्ट कराया गया है। अब इजराइल को सीरिया में हमले का प्लान तैयार करना होगा, और अगर लेबनान और गाजा जैसे हमले सीरिया में हुए तो हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान और रूस सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होंगे। ये दोनों देश अपने सैन्य बेस पर हमले को मुद्दा बनाकर इजराइल पर हमलों की शुरुआत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, वेयर हाउस में लगी भीषण आग। हमले में अल्ताई का गोदाम खाक हो गया। तो एक तरफ लेबनान में इजराइल तबाही मचा रहा है, लेकिन वो अभी भी हिजबुल्लाह के हमले रोक नहीं पाया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास विध्वंसक मिसाइलों की बड़ी खेप पहुंच चुकी है। इसके अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। कई फ्रंट पर इजराइल घेर चुका है। संकट इतना बड़ा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं। अचानक से हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी गुट आक्रामक होकर इजराइल में तबाही मचा रहे। आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिससे हिजबुल्लाह ने इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। इतनी तबाही, इतना विध्वंस तो नसरल्लाह के दौर में भी नहीं मचाए।
जितना कि अब इजराइल में हुआ। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह फिर से आक्रामक हो चुका है। अब वो जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी रणनीति बदली हुई। हिजबुल्लाह दो फ्रंट से हमले कर रहा है। एक तरफ उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ गोलन हाइट्स पर सीरिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इजराइल लगातार जवाब दे रहा था, लेकिन जब से हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले शुरू किए हैं, इजराइल बैकफुट पर आ गया है। इजराइल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले नहीं रुक रहे हैं। आयरन डोम बार बार फेल साबित हो रहा है। 3 लेयर चक्रव्यूह को हिजबुल्लाह भेद रहा है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई है। रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिर रही हैं। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में 34 बार हमले किए, जिसमें 10 ठिकानों को दहला दिया है। खास तौर से उत्तरी और मध्य इजराइल में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। और ये हमले मिसाइलों से किए गए। क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद तेल अवीव में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और हिजबुल्लाह के हमले रोकने के लिए नई रणनीति बनाने के लिए कहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह अगर इसी तरह हमले करता रहा तो इजराइल बहुत बड़े संकट में घिर सकता है। अब समझिए अचानक से हिजबुल्लाह इतना ताकतवर कैसे हो गया। दरअसल हिजबुल्लाह के पास इजराइल की मिसाइल तकनीक आ गई। ऐसे में हिजबुल्लाह ठीक वैसी ही मिसाइलें तैयार कर रहा है जो इजरायली हमलों के लिए इस्तेमाल करता आया है। अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों के हिसाब से प्रोग्राम नहीं किए गए। जब वैसी ही मिसाइल से हमला होता है तो वो फेल हो जाते हैं। यानी हिजबुल्लाह ने मिसाइल तकनीक चुराकर इजराइल पर ही उसका इस्तेमाल कर दिया। कॉपी कैट मिसाइल अब इजराइल के लिए भस्मासुर साबित हो रही। यानी अब इजराइल के सामने संकट है। या तो मिसाइलों में बदलाव करें या फिर डिफेंस सिस्टम की दोबारा से प्रोग्रामिंग करके उन्हें तैनात किया जाए। हालांकि इजराइल ने अमेरिका से अपग्रेडेड पेट्रियट और थर्ड सिस्टम मंगाए हैं जो हिजबुल्लाह की मिसाइल स्ट्राइक को रोक सकते हैं। लेकिन अमेरिका के डिफेंस सिस्टम आने में देर ना हो जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर इजराइल दमन का ऐलान कर चुका है। दरअसल हिजबुल्लाह अब रॉकेट के अलावा मिसाइलों से भी हमले कर रहा है। उसने इजराइल की मिसाइल की तकनीक चुराकर रिवर्स इंजीनियरिंग से नई मिसाइलें बनाई हैं जिन्हें इजराइल के डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से ये हमले क्लोन मिसाइल के जरिए किए जा रहे हैं जिसमें तेल अवीव से लेकर इलाक तक अटैक किए गए। इसके अलावा हाइफा, नहारिया और गलीली सैन्य बेस पर भी मिसाइलें दागी गईं, जबकि किर्यात शमोना और अशदोद पर उत्तरी बॉर्डर से हमले किए गए। इजराइल की परेशानी की बात यह है कि 3 लेयर सुरक्षा भी हिजबुल्लाह की मिसाइलों के आगे नाकाम साबित हुई। यानी आयरन डोम, एरो डिफेंस सिस्टम और डेविड स्लिंग पूरी तरह से फेल हो चुके। इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल होने से बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से ही उनकी युद्ध नीति का विरोध हो रहा है। अब अगर इजराइल पर हमले बढ़ जाते हैं तो बेंजामिन के खिलाफ गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठनों ने हमले तेज कर दिए। ये नहारिया बेस पर हमले का वीडियो है जिसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मिसाइलें दागी, साथ ही ड्रोन स्ट्राइक भी की। इस हमले में बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है।
इस दूसरे वीडियो में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हदजोर एयर बेस पर हमला किया। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी इजराइल बड़े खतरे में घिर गया। डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद अब इजराइल ने हेलीकॉप्टर को मिसाइल इंटरसेप्ट के लिए लगाया है। नहारिया बेस के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे गए, जिससे ड्रोन और मिसाइल को गिराया जा सके। आईडीएफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ईरान से मिली मिसाइलों से हमले कर रहा है। एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लेबनान की तरफ से मिसाइलें आती दिख रही। ये वही वीडियो है। ये तारशिहा से आया वीडियो है जिसमें एक फैक्ट्री पर रॉकेट गिरा और आग लग गई, जिसमें पूरी फैक्ट्री जल गई। इजराइल भी परेशान है। आखिर ईरानी प्रॉक्सी के पास इतनी विध्वंसक मिसाइलें कहां से आई? दरअसल इसके पीछे ईरान है, क्योंकि ईरान और रूस ने मिलकर गठबंधन बना लिया है। जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग की तकनीक ईरान को दी, जिसे ईरानी प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रूस इस तरह की तकनीक को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। अब ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की मिसाइलों की कॉपी करके उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल को डबल नुकसान हो रहा है। एक तरफ मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, दूसरी तरफ उसके डिफेंस सिस्टम फेल होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जिस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग खतरनाक हो गई है, उसी तरह रूस और यूक्रेन में युद्ध बहुत भयावह हो गया है। IRBM मिसाइल के हमले के साथ ही रूस की एयर स्ट्राइक तेज हो गई है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन के एयर बेस और एक MiG-29 लड़ाकू विमानों को जला दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करने के लिए रूस ने युद्ध के कई मोर्चों पर उत्तर कोरिया के सैनिकों की तैनाती कर दी है। यूक्रेन को अब हार से कोई नहीं बचा सकता। यूक्रेन की पराजय तब तय हो गई जब रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। यूक्रेन में रूस के हमले तब तेज हुए जब रूस ने युद्ध में पहली बार IRBM मिसाइल से हमला किया। इसी विस्फोट के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के अंत का अभियान शुरू कर दिया। रूस यूक्रेन का दहन कितनी बुरी तरह से कर रहा है, इसका अंदाजा उस आंकड़े से लगाया जा सकता है जिसे खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जारी किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन में 800 बम बरसाए। इतना ही नहीं, 460 ड्रोन और 76 मिसाइलें भी फायर की। रूस का यही ऑलराउंड अटैक है जिसकी वजह से यूक्रेन के शहर जल रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में 73 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 50 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन बाकी के 23 ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूस ने 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को बहुत बड़ा और गहरा जख्म दे दिया। रूस ने नीपर से यूक्रेन के एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन का एक MiG-29 भस्म हो गया। इसी हमले में यूक्रेनी एयरफोर्स के 15 इंजीनियर भी मारे गए। चासव यार में रूस ने आसमान से बम गिराकर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। पोक्रोवस्क में रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। डोनेस्क पे भीषण हमला करते हुए रूस ने एक शहर पर कब्जा कर लिया।
खेरसॉन में रूस ने यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया। यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करने के लिए रूस उत्तर कोरिया से लगातार सैनिक मंगवा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर उत्तर कोरिया से हजारों सैनिक रूस पहुंच गए। उत्तर कोरिया के नए सैनिकों को रूस ने डोनेस्क समेत कई वॉर फ्रंट पर तैनात कर दिया। उत्तर कोरिया के ये सैनिक अब रूसी फौज के साथ मिलकर जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। और रूसी सेना यूक्रेन को इस्कंदर मिसाइलों से जला रही है। 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के नेप्रो एयरफील्ड को टारगेट किया गया। हमले में यूक्रेन का MiG-29 लड़ाकू विमान जल गया। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने अलग अलग फ्रंट पर यूक्रेन के 1500 सैनिकों का संहार कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके हमले में यूक्रेन की 20 सैन्य टुकड़ी समाप्त हो गई। रूस की बमबारी से यूक्रेन के 50 हथियार भस्म हो गए। रूसी सेना के हवाई हमले की वजह से यूक्रेन के 6 हथियार डिपो मलबे में तब्दील हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 32 ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया। रूसी सेना एक तरफ यूक्रेन को पूरी तरह से जला रही है तो दूसरी तरफ क्रेमलिन अमेरिका और नाटो को धमकियां दे रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस का हमला इसलिए तेज हो गया है क्योंकि अमेरिका युद्ध की आग को भड़का रहा है। क्रेमलिन की तरफ से यह धमकी तब आई जब अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को जरूरी हथियार देने का फैसला किया। बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की नई खेप देने जा रही। वहीं नाटो सदस्य कनाडा यूक्रेन को NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन अपना शासन खत्म होने से पहले यूक्रेन को जरूरी हथियार देकर मजबूत करना चाहते हैं। जनवरी में ट्रंप शासन की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने के साथ ही ट्रंप जंग को खत्म करवाने में जुट जाएंगे। यही वजह है कि बाइडेन जनवरी से पहले ही यूक्रेन को पर्याप्त हथियार देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो हमले से पहले ही क्रोधित रूस अमेरिका और नाटो की इस मदद से और भड़क गया है। उधर यूक्रेनी फोर्स अपनी हार टालने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। यूक्रेन के कुर्स्क में एक बार फिर से 10 अटैक एमएस मिसाइलों से हमला किया। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को भस्म कर दिया। खेरसॉन में यूक्रेन ने रूस के एक सैनिक को ड्रोन हमला कर खत्म कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को टारगेट किया। चासिव यार में यूक्रेन ने रूसी सेना पर MLRS से रॉकेट बरसाए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 24 घंटे में रूस के 1020 सैनिकों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कुर्स्क में भी जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए, लेकिन सच यह है कि कुर्स्क के जिन इलाकों पर यूक्रेनी फोर्स ने कब्जा किया था, उसमें से 50% इलाकों को रूस ने फिर से वापस ले लिया। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी सेना के टारगेट पर अब कुर्स्क के बाद रोस्तोव। यूक्रेनी सैन्य टुकड़ी रोस्तोव में घुसपैठ कर तबाही मचाने की रणनीति पर काम कर रही। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन सेना यूक्रेन के मानचित्र को बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंटर पर बड़ा अटैक हुआ। इजरायली मिसाइल हमले में तबाह हिजबुल्लाह की इमारत। मिसाइल हमले में हिजब का कमांड सेंटर जमींदोज।
ऐसा लगता है पुतिन यूक्रेन विनाश का फैसला कर चुके हैं, लेकिन खतरा यूरोप पर भी है। डर है कि रूसी राष्ट्रपति की नई मिसाइल ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक में विध्वंस न मचा दे। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन के टारगेट पर संपूर्ण यूरोप है। वो किसी भी वक्त यूरोपीय देशों के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं, जिसके बाद नाटो के सदस्य देशों में हड़कंप मच गया है। वॉशिंगटन में भी हाई अलर्ट है। अमेरिका ने ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी। वॉशिंगटन से लेकर ब्रिटेन समेत संपूर्ण यूरोप में इस वक्त खलबली मची। डर है यूक्रेन जंग के विस्तार का, जो किसी भी क्षण यूरोप तक हो सकता है। भय है पुतिन की मिसाइलों का, जो किसी भी समय यूरोप के शहरों को भस्म कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के रडार पर हर वो देश है जिसने यूक्रेन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, ज़ेलेंस्की को हथियार दिए या जीत का दिलासा दिया। तबाही से भरी इन आशंकाओं की 3 प्रमुख वजह मानी जा रही हैं। वजह नंबर 1, रूस की परमाणु नीति में बदलाव। वजह नंबर 2, रूस की नई IRBM मिसाइल। वजह नंबर 3, रूस का एटमी युद्धाभ्यास। यह रूस की परमाणु तैयारियों का सबसे ताजा वीडियो है। दावा है कि पुतिन के आदेश पर रूस ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी है। डर है कि अब पुतिन यूक्रेन के मददगारों से परमाणु इंतकाम ले सकते हैं। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति के हमले की आशंकाएं प्रबल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसने नाटो मुल्कों को भय से भर दिया है। पेंटागन की परमाणु नीति से जुड़े अधिकारी रिचर्ड जॉनसन ने अपने एक बयान में कहा है, रूस का ध्यान अपने परमाणु हथियार को बेहतर करने पर है। उसने पहले ही परमाणु हमलों के लिए अपनी सीमा कम कर दी है। ओरिश्निक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है। ओरिश्निक की स्पीड 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। अमेरिकी हथियार परमाणु खतरे से निपटने के लिए काफी नहीं है। दरअसल हाल ही में पुतिन ने यूक्रेन के नेप्रो शहर पर ओरिश्निक IRBM मिसाइल दागी थी, जो 10 मिनट से कम वक्त में यूक्रेन के शहर पर जा गिरी, जिसके बाद से ही इसकी चर्चा पूरे यूरोप में है। हर कोई इसकी ताकत और क्षमताओं पर बात कर रहा है। पेंटागन के अधिकारी रिचर्ड जॉनसन के बयान में भी इसी IRBM का भय साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका से आए इस बयान के बाद ब्रिटेन में भी खौफ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने खुद के यूक्रेन वॉर से अलग होने की बात कही। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हम रूस के साथ युद्ध में नहीं, रूस का युद्ध यूक्रेन के खिलाफ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस भय की वजह रूस की परमाणु नीति में बदलाव को माना जा रहा है। दरअसल लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन न सिर्फ अटैक MS मिसाइलों से रूस पर प्रहार कर रहा है, बल्कि ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी रूसी जमीन पर बारूदी तबाही मचा रही हैं। अब कीर स्टारमर को डर है कि परमाणु नीति में बदलाव के बाद ब्रिटेन पुतिन के टारगेट पर हो सकता है। यूरोपीय देशों के मीडिया आउटलेट्स इस तरह के तमाम खतरों की आशंकाओं से भरे पड़े हैं। ब्रिटेन के डेली मेल अखबार ने तो रूस के हमले और उसमें लगने वाले समय तक की गणना करना शुरू कर दिया है। डेली मेल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि ओरिश्निक मिसाइल से हमले होने पर कितनी देरी में यूरोप के कौन कौन से शहरों में तबाही मचेगी। इस रिपोर्ट में हमले का सेंटर रूस के कापुस्तिन यार मिसाइल सेंटर को माना गया है। यहां से बर्लिन की दूरी 2317 किलोमीटर है। पुतिन की मिसाइल 11 से 12 मिनट में यहां तक पहुंच सकती है।
लंदन की दूरी कापुस्तिन से 3170 किलोमीटर है। ऐसे में 16 से 17 मिनट में ओरेशनिक मिसाइल यहां पहुंच सकती है। कापुस्तिन मिसाइल सेंटर से ब्रुसेल्स की दूरी 2945 किलोमीटर है। अनुमान के मुताबिक 14 से 15 मिनट में मिसाइल यहां तबाही मचा सकती है। पुतिन अगर पेरिस पर हमले का आदेश देते हैं तो उनकी नई मिसाइल यहां 15 से 16 मिनट में विध्वंस मचा सकती है। इटली के रोम शहर की कापुस्तिन से दूरी 2687 किलोमीटर है। ऐसे में पुतिन की मिसाइलें यहां 13 से 14 मिनट में पहुंच सकती हैं। दरअसल अभी तक रूस ने ओरेशनिक IRBM की स्पीड को लेकर खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। रूस की परमाणु मिसाइल शक्ति और अमेरिका ब्रिटेन के रुख को देखते हुए यूरोपीय देशों में भी भय व्याप्त है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने रूस से आ रहे संकेतों को लेकर चिंता जाहिर की। हंगरी ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ने अपने बयान में कहा है यूक्रेन जंग को रूस नाटो के बीच युद्ध में बदलने से रोकना होगा। वहीं जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है रूस 3 महीने में इतने हथियार बनाता है जितना यूरोपीय संघ 1 साल में नहीं बना पाते। यूरोप में फैले भय और पुतिन की परमाणु तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने भी तैयारियां शुरू कर दी। यह अमेरिका के B-21 बॉम्बर के टेस्ट का वीडियो है। दावा है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस बॉम्बर को सेना में शामिल करने की तैयारी में है। अमेरिका ने B-61 ग्रेविटी बम पर काम तेज कर दिया है। नई परमाणु सक्षम पनडुब्बियां बनाए जाने पर विचार जारी है। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन को हाई अलर्ट पर रखा है। ब्रिटेन एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। साफ है 2.5 साल पहले शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की आंच अब यूरोप तक पहुंचने वाली है। अगर पश्चिम ने जल्द यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो पुतिन महायुद्ध शुरू कर सकते हैं, जिसकी जद में नाटो और अमेरिका के मित्र देश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहले ब्रिटेन में अमेरिका के 3 सैन्य बेस के करीब ड्रोन पहुंचने की खबरें आई और सीरिया में अमेरिका सैन्य बेस पर कई धमाके भी हुए। इसी बीच जॉर्डन में इजरायल की एम्बेसी के बाहर गोलीबारी हुई। इन तीनों घटनाओं की वजह से अमेरिका को शक है कि अब ईरान ने बदला लेने के लिए अपने जासूस और स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। ईरान रूस की मदद से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले करवा सकता है। ऐसी कोई घातक मिसाइल नहीं। ऐसे घातक ड्रोन भी नहीं। अब इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है खुफिया एजेंसियों पर। यह दावा इसलिए क्योंकि ईरान के दुश्मनों पर अचानक संदिग्ध तरीके से हमले हुए। जॉर्डन में इजरायली एम्बेसी के करीब गोलीबारी हुई। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। ब्रिटेन में अमेरिकी सैन्य बेस के करीब रहस्यमयी ड्रोन दिखे। दावा किया जा रहा है कि ये सभी हमले ईरानी खुफिया एजेंसियों के हैं और रूस की सीक्रेट एजेंसी ऐसे हमलों में मदद कर रही है। सीरिया में अमेरिकी सेना बेस में अचानक धमाके हुए। हमले का ब्यौरा अमेरिका की तरह से जारी नहीं हुआ है। हमले में अमेरिकी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। पूर्वी सीरिया में अमेरिका के तमाम सैन्य बेस की सुरक्षा बेहद सख्त है। एयर डिफेंस की तैनाती है और कई गार्ड्स दिन रात पहरेदारी करते हैं। फिर भी सैन्य बेस पर धमाके हुए, इसलिए माना जा रहा है कि यह हमला एक बड़ी प्लानिंग और बेहद सीक्रेट तरीके से किया गया। ब्रिटेन में भी अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हो सकता है। अमेरिकी सैन्य बेस के पास रहस्यमयी ड्रोन देखे गए।
अमेरिका को सैन्य बेस की रेकी का संदेह है। अमेरिका ने इस घटना को गंभीरता से इसलिए लिया है क्योंकि एक जैसी घटना ब्रिटेन में मौजूद 3 सैन्य बेस पर हुई है। तीनों सैन्य बेस के करीब ड्रोन आते दिखाई दिए और फिर गायब हो गए। नवंबर 20 और 22 के बीच कई बार ड्रोन देखे। ड्रोन की संख्या 5 से अधिक बताई जा रही है। ड्रोन सैन्य बेस के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जांच के दौरान यह पता नहीं चल सका कि ड्रोन भेजने वाले कौन थे, इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिकी बेस पर हमले की कोशिश थी। अमेरिका ने अपने तीनों सैन्य बेस को अलर्ट भेजा है। अब आसपास के इलाकों पर सख्त नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन में अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस हैं, वो ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित है। इसलिए ब्रिटेन के नागरिक ऐसी गलती नहीं कर सकते। अमेरिका को शक है कि यह ईरान की खुफिया एजेंसी का काम हो सकता है। रूस की खुफिया एजेंसी भी ऐसे हमलों की कोशिश कर सकती है। फिलहाल सैन्य बेस को सुरक्षित बनाने के कई उपाय किए गए हैं। सैन्य बेस पर हमले का शक यकीन में तब बदल गया जब ड्रोन आने की इस घटना के बाद सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर धमाके हुए। माना जा रहा है कि इस सैन्य बेस पर ड्रोन से हमले की वजह से हुए हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी की जांच चल रही है। हालांकि यहां फिलिस्तीनियों की भारी आबादी की वजह से जाहिर है कि हमलावर के निशाने पर इजरायली एम्बेसी ही थी और यहां इजरायली कर्मचारियों को मारने के लिए हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है। ईरान ने पहली बार ऐलान कर दिया कि वो परमाणु बम बनाने जा रहा है। इसके लिए ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान जनवरी से पहले ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। सवाल यही है कि अगर ईरान परमाणु संपन्न हुआ तो अरब का समीकरण कैसे बदल जाएगा? अरब का समीकरण बदलने जा रहा है। अरब के शक्ति संतुलन में परिवर्तन आने जा रहा है। ईरान परमाणु परीक्षण करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ईरान परमाणु संपन्न हुआ तो उस पर हमला करने के लिए इजराइल और अमेरिका को 1000 बार सोचना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक परमाणु परीक्षण के बाद, परमाणु हथियार संपन्न होने के बाद ईरान इजराइल के खिलाफ फुल फ्लेजेड सैन्य अभियान लॉन्च कर सकता है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को उस वक्त तेज कर दिया जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की निंदा की। IAEA ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की जानकारी नहीं दे रहा है। ईरान IAEA से बहुत कुछ छिपा रहा है। ईरान के खिलाफ आए इस प्रस्ताव से पश्चिमी देश खुश हो गए तो ईरान बुरी तरह से भड़क गया। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका ने IAEA के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा है कि ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन को रोकने की जरूरत है। IAEA के प्रस्ताव के निंदा प्रस्ताव से भड़के ईरान ने अपने परमाणु मिशन को तेज करने की आधिकारिक घोषणा कर दी। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के प्रवक्ता बहरूज कमाल बंदी ने कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन की गति तेज करेगा। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह बयान आया तो ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिकों ने यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इसके लिए ईरान ने 5000 सेंट्रीफ्यूज सक्रिय कर दिए हैं। इन्हीं के जरिए तेजी से यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम का संवर्धन कर लेगा। इसके बाद परमाणु परीक्षण की तैयारी। इस मिशन में रूस ईरान की मदद कर रहा है।
ईरान को परमाणु तकनीक भी रूस से ही मिली। परमाणु संपन्न होते ही ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन डर इस बात का है कि ईरान जैसे ही परमाणु परीक्षण करेगा, अमेरिका उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देगा और इसी के साथ अरब में विनाश का नया दरवाजा खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।